बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू एन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 12 ऑफ मई 2025। ये है बेटा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज, और इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा जो आपके एडिटोरियल्स हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है। बाकी बेटा जो दूसरा सेक्शन है वो आपको पता है आपका ओपिनियन वाला सेक्शन है जिसके अंदर चारों ओपिनियंस डेली बेसिस पे डिलीवर किए जाते हैं। तो इसका लेक्चर आपको, अगर इसका लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप इससे रब्ता कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। बाकी आज के जो ओपिनियंस है उनके अंदर क्या डिस्कस किया गया, इसके अंदर जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो डिस्कस की गई और बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हो रही थी, न्यूक्लियर ने किस तरह से एक अहम किरदार अदा करके इस जंग को रोका है। एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा नहीं, पहले भी कई दफ़ा रोका है। फिर इसकी हिस्ट्री उन्होंने बताई, जर्नी पूरी बताई कि कैसे न्यूक्लियर बनाने में पाकिस्तान को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान को किस तरीके से जो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ा, पाकिस्तान ने कैसे उसको मैनेज किया। फिर दो बुक्स हैं उनका रेफरेंस उसने दिया और ये सारी चीज़ें उसने एक्सप्लेन की। एंड फाइनली जो बात है वो ये है कि उसके बाद जब बन गया तो उसके बाद भी कई एक दो ट्रीटीज़ थे जिसके अंदर इसको इस्तेमाल ना करना या इसकी एक्सपेंशन ना करना मौजूद था, तो पाकिस्तान ने उनको साइन नहीं किया। एंड फाइनली ये था कि पाकिस्तान के जो कोई भी लीडरशिप थी वो हमेशा से उसने कभी भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर डिस्कस किया गया। इसके अंदर ऑनलाइन फुट सोल्जर्स के अंदर इंडिया की बात की गई, इंडिया की पॉलिटिक्स की बात की गई, और ऑनलाइन और ये सारी जो जंग शंग और इंडिया के जो तासुरात थे पॉलिटिशियंस के, और ये सारी बातें। नंबर 3 बेटर कोहेरेंस, इसके अंदर बड़ा प्यारा उन्होंने लिखा है। इसके अंदर उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर जो IMF ने आपको 1.4 बिलियन डॉलर्स दिए हैं उसको सामने रखकर उसने लिखा है। और इसमें लिखा उसने क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा तो दे रही है लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी की जो सस्पेंशन इंडिया कर रहा है उसके ऊपर खामोश है। तो डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर उसने कहा ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको इनको रोकना चाहिए। फिर एंड फाइनली उसने ये बात की कि इंडिया जो है वो वहाँ से पानी गुजर कर पाकिस्तान के पास भी आता है, बांग्लादेश के पास भी आता है, नेपाल के पास भी जाता है। तो इन मुल्कों को तो डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अगर इसने ऐसे किया तो फिर अगर चाइना ने इसको कॉपी किया तो फिर इसकी चीखें निकलेंगी, क्योंकि चाइना से भी पानी इंडिया में आ रहा है। तो फिर अगर इंडिया दूसरों को पानी ऊपर से रोक रहा है तो फिर चाइना भी रोक सकता है। अन्य इसके अंदर टेक्निकल स्किल जो आपकी एजुकेशन उसकी बात की गई है। ठीक हो गया जी। इस लेक्चर के लिए बेटा ये फोकल पर्सन का नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। 2024 के सारे मौजूद हैं, सुने समझें। 2025 के ये मौजूद हैं, अपने आइडियाज़ को मैच्योर करें और उस लेवल पर लेकर आएँ जो एक एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट का लेवल होता है। सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन कंटिन्यू से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इन आइडियाज़ में ये आपकी हेल्प करेगा। ये करंट सारे इश्यूज़ हैं, PDF इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और अब हम शुरू करते हैं आपके एडिटोरियल्स। तो एडिटोरियल्स में आपका फर्स्ट है द वे फॉरवर्ड, पिक्चर पूरी लगा दी है। ये है आपका ओपिनियन, बेसिकली ये ओपिनियन था जो कि डिस्कस किया गया था, लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो एडिटोरियल्स हैं क्योंकि उसका लेक्चर है तो एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट एडिटोरियल है द वे फॉरवर्ड। सिंपल क्या है? सिंपल ये है कि इसके अंदर राइटर आपको बताता है कश्मीर का सोल्यूशन, कश्मीर सोल्यूशन की बात करता है। तो पहले तो आपने जो इससे पिछला एडिटोरियल का अपना लेक्चर था 8th 9th 10th का मैंने दिया, वो आपने सुन लेना। 11th को संडे है, उस दिन ऑफ होता है, संडे वाले दिन। आज 12th था, वो आपने ज़रूर सुनना है। उसके अंदर डिटेल में सारा लिखा बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर, फिर यहाँ से जो दूसरा ऑपरेशन बनियानुल मंसूर हुआ उसका रिजल्ट ये वो बयानुल मरसूस। ठीक है, लेकिन राइटर कहता है कि अब सीज फायर हो गया है, आगे क्या करना है। तो आगे फिर वो कहता है कि जो मेन मसले की जड़ है उसको हल करना है और वो है कश्मीर। और उसके लिए वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मैं आओ बैठो और हल कर लो। लेकिन अब राइटर कहता है हल कैसे करेंगे? हल तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कश्मीरी भी खुश हों, पाकिस्तानी भी खुश हों और इंडियन भी खुश हों, तीनों जिसके अंदर खुश हों, फिर ही मसला हल होगा, तीनों की रजामंदी हो। अब वो हल क्या है? तो उसमें कहता है वैसे तो बड़े फार्मूले हैं और वैसे ही वाकई बहुत फार्मूले हैं, आप नेट पे सर्च करें आपको 15-20 मिल जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन जो मुख्तलिफ लोगों ने दिए। लेकिन एक मुशर्रफ साहब ने भी सोल्यूशन दिया था 4 पॉइंट फार्मूला, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। राइटर ने तो सिर्फ लिखा है ना
कि मुशर्रफ का फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो है क्या फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह का कोई फार्मूला बनाएंगे तो मसला कश्मीर हल होगा, और मसला कश्मीर हल होगा तो आगे फिर जंग नहीं होगी, वरना फिर छेड़खानी शुरू रहेगी। ठीक है, तो पहले आप लोग बेटा ये पिछला लेक्चर ज़रूर सुने। इसके अंदर हम लोगों ने ऑपरेशन जो है सिंदूर के बारे में बात की। आपको पता ही है, चलिए हल्का हल्का बता देता हूँ। पहले जो है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में ये वाला लॉन्च किया, और उसके बाद जो है दोनों मुल्कों के अंदर जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हिट किए गए। बाद में इंडिया आया और सॉरी अमेरिका आया, उसने सीज फायर करवा दी। असल गेम आपने सुननी है टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जब हमारे सामने आएगी फिर हमें समझ आएगी। बाकी आप ये आपको पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर जो है लोकेशन है पाकिस्तान की, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ जो है आपके पिछले वाले जो प्रीवियस वाला आपका था उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। आपने उसको एक दफ़ा सुन लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया आखिर ऐसा करता क्यों है, आरएसएस है, बीजेपी है, ये आपने प्रीवियस सुनेंगे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो समझ लें कि आपने पिछली लड़ाई सारी सुन ली, उसके अंदर जो हो गया होना था, सीज फायर हो गया अभी। तो सीज फायर के बाद आगे राइटर लिखता है ये वाला एडिटोरियल कि अब क्या। पहले तो वायलेशन हो रही है सीज फायर की, ये नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि सीज फायर पक्का हो जाए। उसके बाद कश्मीर का जो मसला है उसको हल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आओ हल करते हैं, मेरे दफ्तर में आओ। इंडिया जो है उसने हमेशा, पाकिस्तान ने हमेशा से कहा ठीक है आओ मैं आता हूँ हल करते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा से कहा ये मेरा इंटरनल मसला है। लेकिन इस दफ़ा हो सकता है इंडिया डोनाल्ड ट्रंप को रिफ्यूज़ ना कर सके, क्योंकि इंडिया को भी ट्रंप की ज़रूरत है, इकोनॉमी चलानी है भाई। बहरहाल आगे कहता है मुशर्रफ का फार्मूला बड़ा अच्छा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होना चाहिए जिसके अंदर तीनों पार्टीज जो हैं वो रजामंद। तो हम अब देखते हैं मुशर्रफ का फार्मूला क्या था। मुशर्रफ साहब ने बेटा 4 पॉइंट फार्मूला दिया था, ये चारों पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पहला था नो चेंज ऑफ बॉर्डर्स, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनको। नो चेंज ऑफ बॉर्डर्स, सेल्फ गवर्नेंस, डीमिलिटराइजेशन एंड ज्वाइंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें था क्या बेसिकली, इसमें यह था नंबर 1 कि जहां पर एलओसी है, जहां पर जो है वहां पर ही रहेगा। कश्मीर, यहाँ पर कश्मीर का ये देखें, ये पहला नंबर कि नो यानी कि कोई चेंज नहीं होगा बॉर्डर में, ये एलओसी है। ये कश्मीर जो है ये ठीक है, पाकिस्तान वाला इधर ही रहेगा, ये भी इधर ही रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना, बॉर्डर वहाँ का वहाँ ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, यहाँ के लोगों को इजाज़त दी जाए कि वो इसको चलाएं, यहाँ के लोग इसको चलाएं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यहां से इंडिया की आर्मी निकले, यहां से पाकिस्तान की आर्मी बाहर निकल जाए। ठीक हो गया। चौथा पॉइंट, चलाना इसको कैसे है, उसके अंदर तीनों पार्टियां मिलकर, पाकिस्तान, इंडिया और कश्मीर वाले, एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाएं, तीनों के बंदे पार्टिसिपेट करें और इस खित्ते को चलाएं। सो दैट इज द फार्मूला, इसका मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला, ये वाला फार्मूला था मुशर्रफ का। होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो बेसिकली तो अगर देखा जाए तो बेटा इस तरीके का ही सोल्यूशन होना है, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया ने भी पीछे नहीं हटना, पाकिस्तान ने भी पीछे नहीं हटना, और कश्मीरियों के लिए मसला बना रहेगा। तो ऐसा ही एक कंप्रीहेंसिव सा कोई सिस्टम हो जिसके अंदर जो है तीनों पार्टियां जो है मिलकर इस एरिए को चला लें ज्वाइंट मैकेनिज्म से। अब इसके अंदर ये ज्वाइंट मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, फिर आगे डिटेल में फिर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन इतना डिटेल में आई विल नॉट गोइंग टू इन डिटेल। ठीक है, आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं कि ये है क्या। चनाब फार्मूला बड़ा प्यारा है, उसमें ये कहा गया था कि जो चनाब का रिवर है वहाँ पर कोई पार्टीशन कर ली जाए। तो एक तो आप लोग ना बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम्स जो है आप फार्मूले पढ़ के रखें कि जो सॉल्यूशंस हों। हमेशा जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कश्मीर का सलूशन क्या है, तो अक्सर बच्चे यही कहते हैं जी कश्मीर का सलूशन यही होना चाहिए कि कश्मीर जो है ऐसा सलूशन होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान कश्मीरियों की बात सुनी जाए, रेफरेंडम करवाया जाए, ये हो वो हो। बट नहीं हो सकता, मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि वो रेफरेंडम करवाएं। अगर रेफरेंडम करवाना ना होता तो इस स्टेज तक वो नहीं आएंगे, और आपको भी पता है वहाँ से दरिया गुजर के आते हैं सारे, तो फिर कैसे वो रेफरेंडम कराएंगे। ठीक है, तो चीज़ वो होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो, हवा में नहीं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है कि इसको इसी तरीके से टैकल किया जाए, ऐसा ही कोई रास्ता निकाला जाए जिसके अंदर एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया जाए। वक्त के साथ साथ आहिस्ता 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 जो है आने वाली नस्लें खुद ही रास्ते वक्त के साथ निकाल लेती हैं, लेकिन फिलहाल उनको मौका तो दिया जाए ना। नेक्स्ट आपका बड़ा प्यारा एक ये एडिटोरियल है एआई अपॉर्चुनिटी। इसमें वो डिस्कस क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट।
कहता है कि एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा लोअर लेवल पे गया हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर राइटर जो है वो एआई का जिक्र करके कहता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम एआई का इस्तेमाल करें ना अच्छे से, तो पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है ये भी डिस्कस करूंगा, और कैसे एआई के इस्तेमाल से हो सकता है ये भी डिस्कस करता हूँ। सो जी, राइटर क्या लिखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, उसके अंदर पाकिस्तान को 26 स्टेट के अंदर जो है अमंग द 26 स्टेट्स जो कि लोएस्ट लेवल पे, और इन 26 में से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाए तो 168 नंबर पर है पाकिस्तान 193 में। साउथ एशिया के अंदर सिर्फ दो मुल्क हैं जो इन 26 के अंदर है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। बाकी जो 24 हैं वो कहाँ पर हैं, वो सब सहारन अफ्रीका के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। बट देयर इज सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, सिल्वर लाइनिंग भी है यहाँ पर, एक पॉजिटिव चीज़ भी है, ये ईडीएम है सिल्वर लाइनिंग। पॉजिटिव चीज़ क्या है वो भी बताता हूँ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर वो यही कहेगा एआई है। लेकिन इससे पहले ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या भाई, कैसे बनाते हैं? तो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं बेसिकली, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस जो है वो कंपाइल करती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये चेकआउट करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चेक करता है, तीन चीज़ें चेक करता है और उसके बाद नंबर देता है। नंबर वन आपका जो है स्टैंडर्ड जो है ज़िंदगी के लोगों के वो कैसे हैं, जीएनआई इंडेक्स इसको कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, कितनी देर जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने बचते हैं, और जो बच जाते हैं वो कितनी लंबी उम्र गुजारते हैं, नॉलेज कितना है लोगों को। तो ये जो है एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और जीएनए इंडेक्स, इन तीनों को मिक्स करके इन तीनों के नंबरों को फिर मुल्कों को नंबर दिए जाते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नंबर वन जो है लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ आप कह सकते हैं इसको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ के टाइम कितनी है ये इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा एजुकेशन का इंडेक्स है, इसमें चेक किया जाता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, मीन कितना है, नॉलेज चेक किया जाता है कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे। जीएनआई इंडेक्स तीसरा है, इसमें कमाई चेक की जाती है, कमाई के बाद लोगों का खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान का स्टैंडर्ड क्या है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो बनाया जाता है नंबर दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप कह सकते हैं इज द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इज द कम्बिनेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड जीएनए इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स का कम्बिनेशन जो है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, कि एक मुल्क के अंदर जो लोग रहते हैं उनके पास खाने पीने की सहूलतें कैसी हैं, कमाई कितनी करते हैं, रहने का स्टैंडर्ड क्या है, पढ़ने का स्टैंडर्ड क्या है, हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है। ये तीनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो जो 26 दुनिया की कंट्री हैं उनमें आया है जो लोअर लेवल पे हैं, और उन लोअर लेवल में एशिया के दो हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और बाकी 24 जो हैं वो अफगानिस्तान उसके हैं, सब सहारन कंट्रीज़ के हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने की बेटा ज़रूरत कोई नहीं है, हर साल बदलते रहते हैं, आपने एक जर्नल इसको याद करना है। अब सिल्वर लाइनिंग में क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिपोर्ट ये कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मदद कर सकती है ह्यूमन डेवलपमेंट को के लिए, इन सारी एरियाज को बेहतर करने के लिए एआई मदद कर सकती है, अगर जो है उसकी स्ट्रेटेजिकली टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर नहीं। ठीक हो गया। बहरहाल वो कहता है कि हालांकि इस रिपोर्ट को आए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन इसका सब टाइटल क्या था, डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट, ये इसका सब टाइटल था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया। इसका सब टाइटल ये था कि डूइंग डिजिटल फॉर डेवलपमेंट, कि अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हो तो डिजिटलाइजेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन मायूसी हुई, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया अभी तक। हालांकि पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क फोर्स मौजूद है, फ्रीलांसर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है कोई ऐसा काम अभी नहीं कर रहा। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो है 250 मिलियन टोटल है, उसमें से एक बड़ी आबादी जो है इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने डिजिटल डेवलपमेंट ना अपनी प्रायोरिटीज़ पर ना लेकर आया। हाफ ऑफ द कंट्री जो है अभी भी उसके पास स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, बेसिक इंटरनेट सर्विसेज नहीं है यूएनडीपी के मुताबिक। ठीक है ना। तो विद द राइज ऑफ एआई तकरीबन 42% जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी।
ऐसी जॉब्स जो कि एआई जो है कवर कर लेगा, तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो बेहतर है कि पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए कि वो इसके लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, ठीक है ना? एआई जो है उसको सिखाना लोगों को शुरू कर दें, ताकि जो जॉब्स लोगों की जा रही हैं वो ना जाएं। ठीक हो गया। और इसके अलावा नेशनल एआई पॉलिसी 2024 की बात करता है, कहता है वो इनफ नहीं है। स्टेट को चाहिए कि वो यूनिवर्सल एक्सेस टू डिजिटल टूल्स जो है वो प्रोवाइड करे। मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, पब्लिक सेक्टर को बेहतर करे, ठीक है ना? ताकि एआई की ट्रांसफॉर्मेशन हो। अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, ये हमारे ऊपर है कि हम उससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते। तो कंक्लूड इसको मैं कर देता हूँ कि देखें जी, सिंपल जो उसने बात की है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बड़ा नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से मुराद ये है कि लोगों के रहने का लाइफ स्टैंडर्ड बड़ा लो है, खाने पीने का, रहायश का, एजुकेशन का लेवल बड़ा लो है, हेल्थ का लेवल बड़ा लो है। अब इन तीनों चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ एआई। एआई से क्या होगा कि लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और उस पैसे से लोग अच्छी अच्छी सहूलतें हासिल कर सकेंगे। ठीक है, ये है मेन चीज़। अब एआई से को जो है इस्तेमाल करने से पैसा तो आएगा, ठीक है, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ इंटरनेट है। पाकिस्तान में इंटरनेट का क्या हाल होता है, इसके ऊपर अब मेरे ख्याल में मुझे बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। आप सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप सबको पता है कि इंटरनेट के साथ क्या होता है। इंटरनेट नहीं है तो समझ लें आईटी ज़ीरो है, ठीक है? और फिर इंटरनेट पहले नंबर पे गवर्नमेंट को देना चाहिए, बल्कि फ्री देना चाहिए सबको इंटरनेट गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे एआई है या आपके मुख्तलिफ जो एक सेक्टर्स हैं एजुकेशन के, या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बच्चों को इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल भी सिखाने की ज़रूरत है, ताकि कल को वो जो है इसको इस्तेमाल करते हुए और जो डोमेन्स के अंदर काम करके पैसा अर्न कर सकें। एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया की मौजूद है, वो आईटी के अंदर सर्विसेज दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज, अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। सो यू कैन यूज दैट डाटा। एआई के, अगर एआई के ऊपर ऐसे आ जाता है, उसके ऊपर आप ये बात कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर तो मैं आप कहूँगा कि बेटा आप एआई को यूनिवर्सल रख लो। जैसे मैं एजुकेशन के बारे में कहता होता हूँ ना कि इसको यूनिवर्सल के अंदर लिख लो, कि कोई भी टॉपिक हो वहाँ पर एजुकेशन लगा लोगे। तो बेटा टेक्नोलॉजी को, एआई को यूनिवर्सल कर लो, कि कोई भी टॉपिक है उसके अंदर घुसाओ इसको, और घुसेगा भी ये कैसे? एजुकेशन के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है, हेल्थ के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अब आप कहेंगे सर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में बेटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, उसके अंदर मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, सारा कुछ हो सकता है। फिर इस तरीके से आपका जो नादरा है वो बेहतर हो सकता है। तो बाय दिस वे यू कैन यूज दैट वन। किसी भी टॉपिक के अंदर आप इसको डाल दें, क्राइम हो रहा है उसके अंदर डाल दें, जुडिशरी के अंदर डाल दें, जस्टिस सिस्टम के अंदर यानी कि डाल दें, तो जहाँ पे भी आप इसको डालेंगे इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आएंगे ह्यूमन के लिए। तो आप इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। माउंटेनर्स की बात करता है इस एडिटोरियल के अंदर, पेपर पर्सपेक्टिव में एक ही बात है, इकोनॉमी और टूरिज्म की बात करता हूँ। बाकी जो बात इसके अंदर जो मेन है वो ये है, राइटर जो जनरल बात करता है, तो ये जो था एक ना पहाड़ों पर चढ़ने वाला बंदा था, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम था इस मोहम्मद अली सदपारा, ये एक बंदा था, ठीक है। अब ये पहाड़ों पर चढ़ता था, K2 पर, ये 21 में इसने अटेम्प्ट की और तब ये फौत हो गया। अब इसका आगे बेटा है साजिद अली सदपारा। अब ये जो लड़का है, ये जो इसने कहा है कि जो 14 पीक्स हैं जिनकी 8000 मीटर यानी कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा जिनकी यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर मैं चढ़ूँगा, ठीक है ना। तो ये चढ़ भी रहा है। तो इसने कई जो है सहमत जो है उसके ऊपर ये चढ़ गया है, इसने सबमिट कर लिया, इसको कन्क्योर कर लिया है, तो वहाँ पर ये जाके बताता है। तो ये वो पहली बात तो वो ये कहता है। दूसरी बात जो पेपर के पर्सपेक्टिव में है, वो कहता है ये पहाड़ों पर चढ़ने वाला जो स्पोर्ट्स है ना, खेल जो है ना, ये हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, माउंटेनियरिंग इकोनॉमी ये ग्रो करेगी। मतलब इसका क्या है, ये है आपका पेपर का पर्सपेक्टिव, बाकी नहीं। बाकी तो बात है, ठीक सुन लिया आपने। यह जिस तरह हम कहते हैं टूरिज्म इकोनॉमी, कि टूरिज्म होता है, आपके मुल्कों में लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं। तो माउंटेनियरिंग इकोनॉमी में आप यही चीज़ है कि आपके जो मुल्क हैं नॉर्थन एरियाज़, आपके मुल्क के अंदर जो नॉर्थन एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपके पहाड़ हैं। तो वहाँ पर जब ये लोग आएंगे जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली ये आपके उस इलाके को एक्सप्लोर करेंगे, दुनिया के सामने लेकर आएंगे। और ये जो माउंटेनियरिंग इकोनॉमी है
वहाँ से फिर टूरिज़्म की इकोनॉमी भी जो है मजबूत होगी। ठीक है, तो ये था पॉइंट जो आप अपने इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। बाकी बेटा ओपिनियंस के लिए फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं। एंड फाइनल वर्ड्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।